हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, क्या आज से कुछ दिनों बाद कुछ सालों बाद क्या मुंबई, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन ऐसे कुछ शहर जो हैं क्या समुद्र में समा जाएंगे, समुद्र में डूब जाएंगे? अगर ये स्थिति कुछ दिनों बाद होती है तो ये बहुत ही भयावह स्थिति होगी। और क्या होगा हमारे भारत देश के साथ और क्या होगा अदर कंट्री के साथ। दोस्तों, आज इस क्लास में पूरा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, तो क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। यहां पर मैंने कोई क्लिक बैट नहीं यूज किया है, आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा, ठीक है? क्योंकि आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग जो है उसको पूरा एंड तक देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। और लास्ट में अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कीजिएगा इसके बारे में, क्या आपके ओपिनियन है, क्या आपके राय है, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे आज कि जो हमारा देश हो या किसी और मतलब कोई अदर कंट्री हो, तो उसके साथ आने वाले टाइम में क्या भयावह स्थिति पैदा होने वाली है, इस चीज को हमें आगे सोच कर चलना पड़ेगा, ठीक है? सोच समझ के आगे हमें चलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर मैं बात करूंगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ठीक है? किसके बारे में? ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ठीक है? तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसको समझो आप, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? हरित ग्रह प्रभाव, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? हरित ग्रह प्रभाव, ठीक है दोस्तों? क्या बोलते हैं इसको? हम हरित ग्रह प्रभाव बोलते हैं। तो ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब क्या है कि जो आपका पर्यावरण है इतना पॉल्यूटेड होते जा रहा है, इतना प्रदूषित होता जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इतने कारखाने, इतने वाहन वगैरह, इतने सब कुछ चलते हैं, तो जिसकी बदौलत बहुत सारी गैसेस निकलते हैं जो पॉल्यूटेंट्स का काम करती हैं, मतलब प्रदूषक का काम करती हैं। किसका काम करती हैं दोस्तों? प्रदूषक का काम करती हैं, प्रदूषक का काम करती हैं। तो ये जो गैसें होती हैं प्रदूषक का काम करने के साथ साथ और क्या करती हैं, जरा इस बात को अच्छे से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, अब क्या होता है, अब इस पॉइंट को, इस पूरे गेम को आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? इस पूरे गेम को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा कि हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, ये आपका क्या होता है? ये आपका क्या होता है? आपका सन है। क्या? आपका सन मीन सूरज। ये आपका सूरज होता है। अब ये आपकी क्या है? अर्थ है। आपकी क्या है? अर्थ है, मतलब पृथ्वी, ठीक है? ये आपकी क्या है? पृथ्वी। अब देखिए, ये जो गैसें होती हैं आपकी वायुमंडल में विद्यमान गैसें होती हैं, जो प्रदूषक गैसें होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और क्या हो गया आपका? मीथेन हो गया, और क्या हो गया आपका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, CFC हो गया, और क्या होगा आपका? N2 होगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। तो ये ऐसा, और आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गया। तो ये सारी गैसें जो होती हैं वायुमंडल को तो प्रदूषक करती ही करती हैं, प्लस में एक काम और करती हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। वो ये है कि ये गैसें क्या करती हैं कि पृथ्वी से कुछ ऊपर, ठीक है, जैसे आपका क्षोभ मंडल हुआ, उसके बाद कई सारे मंडल है, समताप मंडल, कई सारे मंडल, उनकी एक लेयर है, उनकी एक परत है। समझ में आ रही बात है? उनकी एक परत है। उसी तरीके से ये आपकी गैसें क्या होती हैं, पृथ्वी से कुछ ऊंचाइयों पर क्या करती हैं? एक लेयर बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? एक लेयर बना लेती हैं। और ये लेयर जो होती है, ये आपकी क्या बना लेती हैं? एक लेयर बना लेती है, ठीक है? एक लेयर बना लेती है, परत बना लेती हैं। कौन कौन परत बनाती है? ये आपकी जो गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी गैसें क्या करती हैं? एक लेयर बना लेती हैं। तो जरा ध्यान समझिएगा, तो जब सूर्य की किरणें आती हैं, ठीक है, जब सूर्य की किरणें क्या होती हैं? चलती हैं। तो जब सूर्य की किरणें चलती है तो इनकी स्पीड जो होती है, इनकी वेलोसिटी होती है, बहुत तेज होती है, ठीक है? इनकी वेलोसिटी जो होती है क्या होती है? बहुत तेज होती है। तो इस परत को फाड़ते हुए, चीरते हुए क्या होती है? पृथ्वी तक, मतलब पृथ्वी तक, अर्थ तक, ठीक है, ये पृथ्वी तक क्या करती हैं? पहुंच जाती है। पृथ्वी तक क्या करते हैं? पहुंच जाते हैं। और ये आपकी क्या है? लेयर है, गैसों की लेयर, मतलब परत है, ठीक है? तो ये पृथ्वी तक क्या होती है? पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज समझना है, आते वक्त सूर्य की किरणों के आते वक्त जो वेलोसिटी होती है, जो रफ्तार होती है, जो वेग होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। आपको पता है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है। लेकिन जब पड़ती हैं, जब किरणें ये रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जब किरणें अनंत वायुमंडल में जाना चाहते हैं तो ये इनकी वजह से जा नहीं पाते। क्योंकि पहली बात तो एक ये है कि इनकी वेलोसिटी कम हो जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद। दूसरी बात ये है कि ये जो परत बनी होती है, ये परत इनको ऊपर जाने नहीं देती है। सबसे बड़ी बात, जब किरणें आती हैं तो उसके दौरान क्या होता है? बहुत सारा प्रकाश क्या करता है, ये आपके जो गैसें होती हैं अपने आप अंदर क्या करते हैं? अवशोषित कर लेती हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में, तकरीबन 19% तक में क्या करती हैं? इसको अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। कौन? ये गैसें
किसको? प्रकाश की किरणों को। और ये जो आपका प्रकाश की किरण जब रिफ्लेक्ट होता है दोस्तों, तो ये क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और वेलोसिटी कम होने के साथ साथ ये लेयर बनी होती है, इससे टकराकर ये आपकी जो रेज होती है, जो किरणें होती हैं, जो एक तरीके से प्रकाश होता है, जो ऊष्मा होती है, वो अनंत वायुमंडल में नहीं जा पाता। ये इसी वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में रह जाता है, ऊपर नहीं जा पाता। जब ऊपर नहीं जा पाता तो ये प्रोसेस लगातार चल रही है, और ये लेयर लगातार तो बनती जा रही है, आप सबको पता है। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं, आपने सुना जो CFC होता है, ठीक है, आपका क्या CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, फ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये आपका रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह, एसी वगैरह से जो आपकी गैसें निकलती हैं, वो गैस होती है आपकी। इसको फ्रेयान भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? फ्रेयान गैस भी बोला जाता है। तो ये क्या करती है? ओजोन, जो हमारी लेयर है, ओजोन परत है, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, मतलब इसके ऊपर जो हमारी ओजोन परत होती है समताप मंडल में, तो वहां क्या होता है, उसमें ये CFC क्या करती है? छिद्र करती है, छिद्र कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, परावैंगनी किरणें होती हैं, वो क्या करते हैं? पृथ्वी पर आते हैं। तो उनकी जो कहने का मतलब ऊष्मा का मान तो बहुत कुछ ज्यादा ही होता है, वो गर्मी कुछ ज्यादा ही पैदा करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एक तो अल्ट्रावायलेट रेज भी पृथ्वी पर आ पा रही है, ठीक है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज भी, आपकी परावैंगनी किरणें भी, कौन सी, कैसे? परावैंगनी किरणें भी क्या हो रही हैं? पृथ्वी पर आ जा रही हैं। जब परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, तो ये भी अपना मतलब रोल प्ले कर रही हैं, किसको? पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में। तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं आपको सीधा सा, कि जो आपकी पॉल्यूटेंट मतलब प्रदूषक गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी गैसें वायुमंडल में एक लेयर बना लेती हैं, ऊपर एक परत बना लेती हैं, जैसे छतरी नहीं होता, छाता, वैसे। तो कहने का मतलब एक लेयर बना लेती हैं, और लेयर बनाने के बाद अब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती है, तो उनकी वेलोसिटी बहुत तेज होती है, उनकी रफ्तार बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से इसको चीरते फाड़ते पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं प्रकाश किरणें। लेकिन दोस्तों जब प्रकाश किरणें ऊपर ये रिफ्लेक्ट होती है, ऊपर इनको जाना होता है, तो ये जा नहीं पाती। क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि इनकी स्पीड जो होती है कम हो जाती है, और दूसरी बात इससे टकराकर इसी में रह जाता है। अनंत वायुमंडल में प्रकाश किरणें नहीं जा पाती, जिसकी वजह से इसका क्या होता है, यहां पर गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी घटना को, इसी प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। समझ में आ गई बात है? अब देखो मैं आपको एक डाटा दिखा रहा हूं कि आपकी जो वायुमंडल में जो गैसें होती हैं, वो किस तरीके, कितने परसेंट में होती हैं, ठीक है, कितने परसेंट में होती हैं, कितने परसेंट में होते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए, इमेज के माध्यम से इसको देख लीजिए, इमेज के माध्यम से इसको मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए यहां पर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2 को कितने परसेंट है? 60% दोस्तों। और आपका मेथेन है आपका CH4, वो कितने परसेंट है? 20%, मतलब 20%। और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है आपका 14% है, और वहीं आपका नाइट्रस ऑक्साइड 6% है। तो ये सारी गैसें, ये सारी गैसें क्या करती हैं? आपके अंडर एक लेयर बनाने के बाद ये सारा दारोमदार करती हैं। अब देखो मैं आपको वो भी चीज दिखा रहा हूं, इमेज के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, इमेज के माध्यम से उसको भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि जो किरणें आती हैं और किस तरीके से वापस नहीं जा पाती, मैं इसको इमेज के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा ध्यान से, देखिए यहां पर, देखिए आपका सन है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन आपकी आ रही है, हीट देखिए पृथ्वी पर क्या हो रही है, ज्यादा लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद क्या एटमॉस्फेयर है, देखिए ब्लैक कलर की आपको एक लेयर दिख रही है, आपको ब्लैक कलर की एक लेयर दिख रही है। और उसके बाद क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, कुछ पृथ्वी से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद मतलब उनकी पूरी क्वांटिटी वापस नहीं जा पा रही, पूरी मात्रा में वापस नहीं जा पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी का तापमान लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। इतनी बातें समझ में आई दोस्तों, क्या होते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। चलो अब आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बहुत ही जो हमें इसके बारे में बहुत ही जागरूक होने की जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोलते हैं, वैश्विक तापन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, वैश्विक तापन। तो वैश्विक तापन का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों वैश्विक तापन का सीधा सा मतलब होता है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि से, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि। लगातार ये क्या हो रही है, इसका टेम्परेचर मतलब किसका, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, मीन अर्थ का जो टेम्परेचर है, वो क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो जिसकी बदौलत
जिसकी बदौलत उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जरा ध्यान समझिएगा। तो आपने क्या समझा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? पृथ्वी के तापमान में, पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार हो रही वृद्धि को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। मैंने ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाया, वो क्या होता है। अब यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार होने वाली वृद्धि को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आई? चलिए अब देखिए आपका इससे फायदा और नुकसान क्या होने वाला है। देखिए मैं आपको बता दूं, आज से 75 साल, ठीक है, 75 साल बाद ये देखो, आप एक चीज समझिएगा कि पृथ्वी का जो तापमान है वो कितना, लगभग 3 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। पृथ्वी का जो तापमान है कितना, 3 डिग्री सेल्सियस से लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाएगा, उसकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसकी वृद्धि हो जाएगी किसके? तापमान में। और उसके बाद समुद्र तट का जो जल स्तर है, वो जल स्तर है 1 फीट से 1.2 फीट तक, 1.2 फीट तक क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। किसका? समुद्र का जल स्तर। समुद्र का जल स्तर जो है 1 फीट से 1.2 फीट क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। जब ये ऊपर हो जाएगा तो ये माना जा रहा है दोस्तों, ये माना जा रहा है कि आपका जो है, आपके जैसे मैंने क्या बताया, मुंबई, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, ऐसे कुछ शहर जो हैं, ये समुद्र तटीय शहर जो हैं, ये क्या हो जाएंगे, समुद्र में जलमग्न हो जाएंगे, मतलब समुद्र में डूब जाएंगे। तो अगर ये स्थिति, भयावह स्थिति अगर पैदा होती है तो क्या होगा हमारे साथ और क्या होगा अन्य देशों के साथ। ये बहुत ही बड़ी चिंता की बात है हम लोग के लिए, बहुत ही चिंतनीय बात है हम लोग के लिए। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग को अमल करना चाहिए, किस तरीके से इसको हम रोक सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों, नहीं ये पृथ्वी एक दिन मतलब जल से पूरा समा जाएगी। ये और इवन ये आपके जो समुद्री शहर हैं, मतलब समुद्री शहर का मतलब हुआ समुद्र के पास में जो बसे शहर होते हैं, उनके लिए तो बहुत ही चिंता की बात है। जैसे मैंने आपको बताया, मुंबई हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, पेरिस हो गया, लंदन हो गया, ये सब किसी न किसी मतलब अब आपके समुद्री नदी किनारे बसे हुए हैं। तो ये स्थिति अगर पैदा होती है तो अब देखो, अब ये जल स्तर में बढ़ावा क्यों हो गई है तो समझ लो भाई साहब। मेन मुद्दा तो भी मैंने आपको बताया नहीं, मेन मुद्दा तो भी आपको बताया नहीं ये भाई साहब। अब आप इमेज के माध्यम से आप देख भी सकते हो कि जो आपके ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर मतलब आपके जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, जो आपके बर्फ से ढके पहाड़ होते हैं, वो क्या होते हैं भाई साहब। आपको पता है, साइंस के बच्चे तो इतना तो पता होगा ना यार आप लोग को, कि आपका देखिए ध्यान समझिएगा, अगर बर्फ होती है तो बर्फ टेम्परेचर पाने के बाद क्या होती है, पिघलना स्टार्ट होती है। क्या होती है? पिघलना स्टार्ट होती है। तो जब क्या होती है, बर्फ आपकी पिघलना स्टार्ट होगी तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, वो पानी बनेगा, और जो पानी बनेगा तो वो पानी कहां जाएगा, समुद्र में जाएगा। अब जब समुद्र में जाएगा तो समुद्र के जल स्तर में बढ़ावा आएगा, और जब बढ़ावा आएगा तो जैसे क्या होगी, बाढ़ आएगी, और सारे शहर आपके क्या होंगे, डूबते हुए चले जाएंगे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सा मतलब होता है, जो हमारे ग्लेशियर होते हैं, मतलब पहाड़ों पर जब भी बर्फ होती है वो पिघलना स्टार्ट होगी। और भाई साहब इतने पहाड़ है, इतनी बर्फ है, अगर सब पिघल जाएगा ना तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी भाई साहब, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तो इस चीज को सोचना पड़ेगा और इस पर हम लोग को थोड़ा एक्शन भी लेना पड़ेगा। इसके अलावा और कौन कौन से शहर या देश हो सकते हैं जो आने वाले टाइम में जलमग्न हो सकते हैं, आने वाले तकरीबन 75 साल बाद ये स्थिति अगर पैदा होती तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है दोस्तों। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर इसके अलावा आपका मालदीव हो गया, हालैंड हो गया, और बांग्लादेश, ऐसे भी जो देश हैं, ठीक है, ये सब भी क्या हो सकते हैं, आपका जलमग्न हो सकते हैं, ये भी डूब सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या हो सकते हैं, डूब सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग हम लोग के लिए चिंता का एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर हम लोग को एक्शन लेना चाहिए। आप लोग की क्या राय है, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी आप लोग को कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत ही प्यारा सा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर मैं बात करूं 1900 के दशक में, ठीक है, 1900 के दशक में अगर मैं बात करूं, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता थी वो कितनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता थी वो कितनी थी। आप लोग अगर इस डाटा को अगर बता सको तो बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कितनी थी आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं 1900 के प्रारंभ में जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता थी वो कितनी थी, 280 ppm थी। कितनी थी,
280 ppm थी, 280 ppm थी। अब देखो 280 ppm का मतलब क्या होता है, 280 उसकी जो सांद्रता होती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, वो क्या थी 280 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन होता है। लेकिन आज की जो स्थिति है, ये 1900 का डाटा है, 1900 के प्रारंभ में, और आज का जो डाटा है वो 379 ppm हो गया, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता भाई साहब लगातार बढ़ रहा है, वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये स्थिति कैसे रुकेगी, आप लोग अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक है, इस चीज को रोकने का, ठीक है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, आप लोग कमेंट में जरूर करके बताइए, जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ना अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बगल वाला घंटा भी दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।